नमस्कार दोस्तों, इनफोकस सिविल एकेडमी के इस हिंदी प्रैक्टिस बैच में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आजकल तेजी से भागती हुई दुनिया है जहां पर हर किसी के पास समय का बहुत अभाव है। इसीलिए कम से कम समय में वो ज्यादा से ज्यादा चीजें देखना, पढ़ना और समझना चाहते हैं। यूट्यूब या सोशल मीडिया की भाषा में बात करें तो आजकल रील्स का जमाना है जहां पर कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजें देखनी लोगों को पसंद होती हैं। ऐसे ही कुछ हमारे भाषा का भी विकास होता है। जब भी कोई भाषा अपनी समृद्धि की ओर बढ़ती है, वो ज्यादा से ज्यादा रिच एंड प्रॉस्परस होती है। उसमें आप देखेंगे कि अपनी बातों को कम समय में कहने की या फिर कम शब्दों में कहने की परंपरा विकसित होती जाती है। कुछ ऐसे ही हमारे साथ, जब अगर हम किसी व्यक्ति के स्तर पर देखें, व्यक्ति में यदि भाषा का सामर्थ्य ज्यादा से ज्यादा बढ़ता है तो वह अपनी बातों को कम से कम शब्दों में कहना, यानी सूत्र वाक्यों के प्रयोग के द्वारा, सामासिक शैली के द्वारा या सारगर्भित रूप में अपनी बातों को कह देना, इतने से ही उसकी भाषा की परिपक्वता मापी जा सकती है। यहां पर आज देखें कि आप लोग जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की, उसमें आप देखिए तो आपका जो काम है वो काम भी बेसिकली ऐसा ही है जिसमें आपको बहुत कम शब्दों में अपनी बातों को कम्युनिकेट करना पड़ता है, व्यक्त करना पड़ता है, क्योंकि ना आपके पास उतना समय होता है और ना ही जिस तक वो बात पहुंचानी है अपने उच्चतर अधिकारियों अथवा प्रशासनिक और राजनीतिक अधिकारियों के पास, उनके पास भी समय की बहुत कमी रहती है। ऐसे में अपनी बातों को कम से कम शब्दों में अभिव्यक्त करने के लिए, ताकि कम समय भी जाया हो, उसके साथ ही आपकी भाषा के परिपक्वता का स्तर भी वहां पर नजर आए, उसके लिए जरूरी है कि हम लोग अपनी बात को अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जिसको वाक्यांश के लिए एक शब्द भी कहते हैं, उसके माध्यम से अगर अभिव्यक्त कर सकें तो वो हमारी बात बहुत ही सारगर्भित और स्तरीय लगेगी, वो भाषा हमारी बहुत आकर्षक लगेगी। इसी वजह से यही कारण है कि ये एग्जाम में आपके ये वाला भी विषय डाला गया है। और इसके साथ ही साथ एक विषय जो निबंध का है, निबंध भी आपका दरअसल कुछ इसी प्रकार के शब्दों की अपेक्षा आपसे करता है, जहां पर आप अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के द्वारा अपने निबंध को कम से कम शब्दों में, उसमें गागर में सागर के समान स्थिति ला सकें, जहां पर कम से कम शब्दों में आप ज्यादा से ज्यादा चीजें उसमें भर सकें। कुछ ऐसा ही इसका मकसद होता है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का। और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में हम लोगों को दरअसल जो आपकी प्रशासनिक कार्य कुशलता है वह तो बढ़ती ही है, आपकी भाषिक कार्य कुशलता, आपकी जो वाक विदग्धता है वह बढ़ जाती है। तो इसलिए हम लोगों को यह पढ़ना तो अपने कोर्स के लिए तो जरूरी है ही, परंतु जो भी शब्द आप लोग यहां पर पढ़ें, कोशिश कीजिए कि उसे अपने जीवन में भी उतार सके, ताकि आपकी बातें वो अनर्गल वार्तालाप ना हो करके, बल्कि कुछ ऐसी हो जहां पर जिनमें एक ठहराव हो, जो जिनका एक अपना स्तर हो। इन सभी लिहाज से आपकी भाषा एक परिपक्वता के स्तर को छू सके, ऐसा भी प्रयास करिए। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं अपना ये टॉपिक, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। और इसमें आपको पता है कि आपके एग्जाम में ये 10 नंबर का आता है। इसमें जो प्रश्न ज्यादातर पूछे जाते हैं, अगर हम लोग उनकी बात करें तो लगभग आप मान के चलिए 10 में से तकरीबन 8 से 9 शब्द संभव है कि आपको प्रीवियस ईयर से ही मिल जाएं। जी, ये सच्चाई है। 10 में से 8 से 9 शब्द आपको प्रीवियस ईयर के मिल सकते हैं। ठीक है, तो कभी कभी मतलब वो ज्यादातर यही होता है, 1 या 2 शब्द ही नए आते हैं। अमूमन ये हो जाता है, नहीं तो करेक्ट लगभग 7 शब्द तो मिल ही जाते हैं अक्सर। इसलिए यहां पर प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं, प्रीवियस ईयर के जो पूछे गए हैं, चाहे वो किसी भी आयोग द्वारा पूछे गए हों, उनको अगर अच्छे से आप तैयार कर लीजिए, साथ में उससे मिलते जुलते कुछ शब्दों को तैयार कर लीजिए, तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि ये वाला हर्डल हमारा समाप्त हो जाएगा बड़ी आसानी से। ठीक है, और इसमें याद करने में बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं आती है, क्योंकि काफी हद तक वो मिलता जुलता रहता है जो वाक्यांश दिया रहता है उससे। तो इसलिए हम लोग अब इसको टारगेट करने चल रहे हैं। और अब जो आपका शेड्यूल होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा कि हम लोग सब्जेक्ट को बदलते हुए चलेंगे। मतलब एक दिन अगर कोई और तो उसके अगले दिन कोई और, इस प्रकार से यदि हम लोग चलेंगे तो एक बोरियत भी नहीं होगी, कहीं पे भी हम लोग को अपना सेशन भी बोरिंग नहीं लगेगा, उसके साथ में आपको विभिन्न शब्द भी मिल जाएंगे।
तो कुछ इस प्रकार से हम लोग अपना बढ़ते हैं आगे। और उसमें देखिए तो सबसे पहला जो आज हम लोग को जिन चीजों को कवर करना है उसको चलिए जूम करते हैं, उसमें देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। और चलिए अब ये सभी सबसे पहले आपको वही कराया जा रहा है जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, अर्थात संक्षेप में कहें तो जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, चाहे वो किसी भी आयोग द्वारा पूछे गए हों, उनको ही आपको कराया जा रहा है। इसमें भी थोड़ा सा ये और साफ हो जाए जी, अब लगभग ये साफ हो चुका है। तो चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला है जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उसको क्या बोलते हैं? तो उसको देखिए असूर्य पश्या, असूर्य पश्या या असूर्यम पश्या, दोनों ही बोल देते हैं। ये आपका पेपर में पूछा जा चुका है, असूर्य पश्या या असूर्यम पश्या। ये आधा मां भी यदि लगा है तो वो भी सही है, ये आपको याद रखना है। या फिर जो मतलब कड़े पर्दे में जो स्त्री रहती हो रनिवास में, रानी के आवास में, उसको भी ये बोल देते हैं कि जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके। तो यानी कि ये असूर्य पश्या या असूर्यम पश्या बोल देंगे। ये वर्ड आपका ये वाला क्वेश्चन जो है ये लगभग 4 से 5 बार पूछा जा चुका है, तो इसलिए आप लोगों को ये वर्ड अब तक या तो याद ही हो गया होगा, अगर नहीं भी याद है तो आप इसको अच्छे से याद कर लें, असूर्य पश्या या असूर्यम पश्या। ठीक है, अगला वर्ड है अप्रमेय। अप्रमेय के 2 मतलब होते हैं। पहला कि जो तौला ना जा सके, ठीक है, जो तौला ना जा सके। दरअसल परिमाण, परिमाण का मतलब होता है तौलना, ठीक है, और परिमाण से ही बन गया ये प्रमेय। तो परिमाण से बन गया प्रमेय यानी जिसको तौला जा सके, और अप्रमेय लग गया तो मतलब जिसको तौला ना जा सके। एक मतलब तो इसका ये हो गया। दूसरा एक मतलब इसी से मिलता जुलता यह है कि जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके। प्रमाण से सिद्ध होने वाली चीज को कहते हैं प्रमेय। जैसे कि आप देखते होंगे हम लोग बचपन में मैथ्स वगैरह में जो सम सॉल्व करते थे वहां पर एक प्रमेय होती थी या थ्योरम होती थी। तो थ्योरम के द्वारा भी दरअसल यही काम होता था कि प्रमाण से उसको सिद्ध करने की कोशिश की जाती थी, और जो प्रमाण से सिद्ध हो जाए वो तो होता है प्रमेय, और जो ना सिद्ध हो सके उसको बोलेंगे अप्रमेय। तो अप्रमेय के 2 मतलब हैं, जो मापा ना जा सके यानी जो तौला ना जा सके, और जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके। ठीक है, तीसरा चलते हैं, किसी पर विजय प्राप्ति की इच्छा। किसी पर विजय प्राप्त की इच्छा रखने वाला उसको बोलते हैं जिगीषु। जिगीषु, क्योंकि किसी पर विजय प्राप्त की इच्छा जो रखता है, यानी किसी पर विजय प्राप्त की इच्छा जो है उसको बोलते हैं जिगीषा। ऐसी कोई अगर इच्छा है जिसमें आप किसी दूसरे पर विजय पाना चाहते हैं तो उसको बोलते हैं जिगीषा। ठीक है, जीने की इच्छा है तो बोलते हैं जिजीविषा। अगर तैरने की इच्छा है तो बोलते हैं तितीर्षा। मरने की इच्छा है तो बोलते हैं मुमूर्षा। ठीक है, उसी प्रकार से जीने की इच्छा है तो उसको बोलते हैं जिगीषा। और यह जिगीषा यदि कोई व्यक्ति इसका इच्छुक है तो उसको बोलते हैं जिगीषु। जिगीषु, इसमें छोटे ऊ की मात्रा लगती है, यह भी हमें याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा चौथा जो शब्द है वो है जिसका पति परदेश गया हो। जिसका पति परदेश गया हो उसको क्या बोलेंगे? तो उसको बोलते हैं प्रोषित पथिका। जिसका पति परदेश गया उसको बोलते हैं प्रोषित पथिका। अब प्रोषित पथिका का अर्थ होता है, इसको आप याद ऐसे कर सकते हैं कि प्रेषित का मतलब भेजना से रिलेटेड होता है। कोई पत्र प्रेषित कर दीजिए तो वो भेजना से रिलेटेड हो गया, तो मतलब आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जिसका पति कहीं और चला गया हो। तो वही यहां पे कहा जा रहा है, जिसका पति परदेश गया हो तो प्रोषित पथिका करके उसको याद कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नई ब्याही हुई स्त्री, अगर कोई स्त्री नई नई ब्याही हुई होती है तो उसको बोलते हैं नवोढ़ा। नवोढ़ा, आप देखते होंगे कि नई नई स्त्री जो है वो नया, जब कोई स्त्री ब्याह होती है यानी नव, नव से नया, तो वो बहुत घूंघट वगैरह ओढ़ लेती है। तो घूंघट ओढ़ी रहती है तो उससे आप ओढ़ा याद कर लीजिए। तो ऐसे याद करने में थोड़ी सी आपको आसानी हो जाएगी। नवोढ़ा मतलब नव ओढ़ा। ठीक, उसके बाद देखते हैं छठवां, आगे का है कि जिसका पति विदेश जाने को हो और जो उसके वियोग की कल्पना से दुखी हो। जिसका पति विदेश जाने को हो और वो उसके वियोग की कल्पना में दुखी हो।
उसको बोलते हैं प्रवत्स्यत पतिका। देखिए यहां पर दो आधे शब्द हैं। कौन कौन से? आधा ता है, आधा सा है। ये आपको इस तरीके से याद रखना है क्योंकि शुद्ध अशुद्ध के लिए भी क्रमशः यही चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो प्रवत्स्यत पतिका, प्रवत्स्यत पतिका का मतलब जिसका पति विदेश जाने वाला हो और जो उसके कल्पना से ही बहुत दुखी हो रही हो कि कैसे रहेंगे उसके बिना, तो वो वाला सीन जो है वो प्रवत्स्यत पतिका बोल देते हैं। ऐसा ये वर्ड है कि समझी में नहीं आ रहा है, खैर जो भी है, प्रवत्स्यत पतिका मतलब ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पति से मिलता जुलता एक और, कि जिसका पति अभी परदेश से लौटा हो। जिसका पति परदेश से आ गया है वो देखिए आगत, आगत का मतलब आना ही होता है, तो यानी पतिका, जिसका पति परदेश से आ गया है उसको आगत पतिका। बहुत ज्यादा टफ नहीं है ये, इसी का उल्टा हो जाएगा कि ये प्रोसित पतिका। जिसका पति परदेश गया हो तो प्रोसित पतिका हो जाएगा, और जिसका पति परदेश से आ गया हो वो बोल देते हैं उसको आगत पतिका। आगे देखते हैं। कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग। कान के नीचे लटकता कोमल भाग उसको बोल देते हैं कर्णपाली। ये आपका आया था 2016 के मेंस में शायद आया था। तो कर्णपाली बोल देते हैं कि जिसका जो कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग होता है उसको। आगे देखते हैं। जो पान करने योग्य नहीं है। पान करने योग्य मतलब पीने योग्य। जो पीने योग्य नहीं है उसको बोल देते हैं अपेय। जो पीने योग्य नहीं है अपेय। पेय का मतलब होता है पीने योग्य है। गेय का मतलब होता है, ये गेय का मतलब होता है जो गाने योग्य है। पेय का मतलब जो पीने योग्य है, और अपेय का मतलब जो पीने योग्य नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलिए, जो भेदा या तोड़ा ना जा सके, जिसको भेदा ना जा सके, जिसको तोड़ा ना जा सके, वो जैसा कि ये यहां पे वर्ड बता रहा है अभेद्य। आपको पता है ये ना जा सके, कोई काम ना किया जा सकने वाला, उसके लिए ऐसे द्या से वर्ड बन जाते हैं इस प्रकार से। तो जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसको बोल देंगे अभेद्य। ठीक है, ये अभेद्य किला है कि मतलब इसको कोई बहुत जीत नहीं पाया, इसको कोई इसके पार पहुंच ही नहीं पाया क्योंकि इसको तोड़ ही नहीं जा सका है। तो यह अभेद्य दरवाजा है, यह अभेद्य किला है। तो इसका कोई भेद नहीं जान सका है, यह भेदा नहीं जा सका है अभी तक। ठीक है, जो कठिनाई से भेदा जा सके, जिसको भेदना बहुत कठिन हो, उसको बोलते हैं दुर्भेद्य। जहां पर भी कठिनाई से रिलेटेड कोई शब्द आए तो उसमें दुर लगा दिया जाता है, तो दुह यानी दुर, ये जो वर्ड है तो दुर्भेद्य हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे अगला जो वर्ड है वो है जो अनुभव करने योग्य है। जो अनुभव करने योग्य है, अनुभव ये संवेदना से समझ लीजिए इसको आप, कि संवेदना का मतलब आप समझ लीजिए कि अनुभव करना, और उससे जो अनुभव करने योग्य है वो हो जाएगा संवेद्य। जिसको अनुभव करने योग्य है संवेद्य। ठीक, युद्ध की इच्छा रखने वाला युयुत्सु। युद्ध की इच्छा क्या होती है? तो वो होती है युयुत्सा। युद्ध की इच्छा हो जाती है युयुत्सा। कई बार प्रश्न यह भी पूछ लिया जाता है कि युद्ध की इच्छा क्या है, तो उसको बोलते हैं युयुत्सा। और किसी पर विजय पाने की इच्छा जिगीषा। तो उसी प्रकार से युद्ध की इच्छा रखने वाला वो हो जाएगा युयुत्सु। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा। बुरे उद्देश्य से यदि कोई गुप्त मंत्रणा की जाती है, कोई ऐसा षड्यंत्र रचा जाता है, तो उसको बोलते हैं दुरभिसंधि। दुरभिसंधि, जैसे प्लासी के युद्ध में एक दुरभिसंधि हुई। ठीक है, तो बुरे उद्देश्य से कोई मंत्रणा हुई या षड्यंत्र रचा गया, उसको बोल देते हैं। आगे देखेंगे, किसी को हानि पहुंचाने हेतु बनाई जाने वाली योजना या गुप्त कार्यवाही, यह भी इसी से मिलता जुलता है। उसका मतलब है दुरभियोजन। मतलब दुरभियोजन, बुरा अभियोजन, यानी किसी को हानि पहुंचाने के लिए यदि कोई कार्रवाई की जाती है या कोई योजना बनाई जाती है तो उसको बोलते हैं दुरभियोजन। ठीक है, जैसे यहां पे ये दुरभिसंधि है, उसी प्रकार से दुरभि योजना बनाना। ठीक है, तो उसको बोल देंगे दुरभियोजन। आगे देखते हैं, जिससे पार पाना कठिन हो।
जिससे पार पाना कठिन हो। अब ये देखिए ये किस वर्ड से बना है, तो पार पाना मतलब आप देखते होंगे जब गाड़ियां ओवरटेक करती हैं तो वो अतिक्रमण करती हैं, या इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं कि अतिक्रमण करना, ओवरराइड करना, ओवररूल करना, तो उसको बोल देंगे दुरतिक्रम। तो मतलब जिससे पार पाना कठिन हो उसको बोल देते हैं, जिससे तो वो कठिन है तो इसलिए यहां पर दुर लग गया आगे, तो दुरतिक्रम हो गया ये वर्ड। ठीक है, दुरतिक्रम मतलब जिससे पार पाना कठिन हो। 17वां हो जाएगा जिससे पार पहुंचना कठिन हो। जिसके पार पहुंचना कठिन हो उसको बोलते हैं दुरधिगम। दुरधिगम बना है दरअसल, अधिगम का मतलब आप लोग जानते हैं अप्रोच या प्राप्ति, इससे रिलेटेड होता है, कोई चीज को पा लेना उससे रिलेटेड होता है। और जब उसको पाना बहुत मुश्किल हो, जिसके पास पहुंचना बहुत मुश्किल हो, उसको बोल देते हैं दुरधिगम। ठीक है, आगे देखते हैं पार उतरने की क्रिया या भाव। पार उतरने की क्रिया या भाव उसको बोलते हैं उत्तरण। ठीक है, उत्तरण। उत्तरण का मतलब पार उतरने की क्रिया या भाव। तैरने से संबंधित आप याद कर सकते हैं कि पार उतरने क्रिया या भाव को उत्तरण बोलते हैं। आगे बढ़ाते हैं इसको, थोड़े शब्द और रह गए हैं इस पंक्ति में, उनको देख लेते हैं। थोड़ा थोड़ा ही हम लोग लेकर चलेंगे, बहुत ज्यादा बर्डन एक साथ नहीं क्रिएट करेंगे, क्योंकि अभी आपके पास पर्याप्त समय है हिंदी को कवर करने के लिए। और अभी अपना जितना कवर हो चुका है निश्चित तौर पे उसमें बहुत ज्यादा हम लोग को तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। बहुत आराम से भी चलेंगे तो भी सारी चीजें आपकी 4 से 5 बार कवर हो ही जाएंगी। तो चलिए अब हम लोग आते हैं अगला वर्ड जो हमारा है कि जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो। स्पृहा बोलते हैं इच्छा, तो इच्छा ना हो, जिसे किसी वस्तु की इच्छा ना हो उसको बोल देते हैं निस्पृह। निस्पृह, ठीक है, जिसे किसी की इच्छा ना हो, निस्पृह। उसके बाद देखिए जिसकी सहायता कठिनाई से की जा सके। जिसको सहायता करना भी जिसका कठिनाई से की जा सके उसको बोलते हैं दुस्साह्य। दुस्साह्य ना कि दुसाध्य, ये दुस्साह्य है। साह्य मतलब सहायता से बन गया कि जिसकी सहायता करने किया जा सके, और दुस्साह्य मतलब मुश्किल से किया जा सके, बहुत कठिनाई हो सहायता करने में, वो है। ठीक है, तो दुस्साह्य। आगे देखेंगे जिसका उपचार श्रम से हो। श्रम साध्य यानी जिसको साधा जा सके, केवल श्रम से ही जिसको साधा जा सके, यानी बहुत मेहनत का यदि कोई कार्य है उसको बोलते हैं श्रम साध्य। तो श्रम साध्य का मतलब जिसका उपचार श्रम से हो। अगला है नायिका जो पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो। ऐसी नायिका जो पति यदि परदेश में हो तो उस वजह से दुखी हो, उसको बोलते हैं वियोगिनी या विरहिणी। अब ये विरहिणी देखिए यहां पर गलत लिखा है, ये कैसे होगा, तो इस प्रकार से होगा। ये आपको याद रखना है। शुद्ध अशुद्ध भी आपके इस सिलेबस में है और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी है, तो दोनों में एक कंबाइनेशन बना के चलिए कि यदि एक भी जगह आपको अशुद्ध या शुद्ध शब्द दिखता है तो उसको आप ठीक करते रहिए। और साथ ही साथ निबंध में भी ये क्रम अपनाइए। निबंध में भी आप न केवल पर्यायवाची अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इन सब का प्रयोग कीजिए, बल्कि वर्तनी शुद्धि, वाक्य शुद्धि पर भी ध्यान दीजिए कि कहां पर हम लोगों से गलतियां हो रही हैं। बार बार जो आपकी कॉपियां चेक की जाती हैं उनमें ऐसी गलतियां निकलती हैं जिसमें वर्तनी और वाक्य की अशुद्धियां पर्याप्त होती हैं, उनको आप परखिए। वो कम से कम यहां पर जब वर्तनी शुद्धि इत्यादि आपकी क्लास में कराया जा रहा है इतने दिनों से, तो फिर वो गलतियां आपसे एक्सपेक्टेड नहीं है, कम से कम जो क्लास के स्तर पर डिस्कस हो चुकी हैं। ठीक है, तो ये देखिए जिस नायिका जो कि पति के परदेश में होने के कारण बहुत दुखी हो, उसको मतलब एक वियोग में हो तो उसको अब वियोग में होने वाली को वियोगिनी बोल देंगे, या फिर विरहिणी कि मतलब विरह में है इसलिए विरहिणी बोल दिए। ठीक है, ये हो जाएगा। जबकि इसी से मिलता जुलता एक शब्द हम लोग ऊपर पढ़े हैं कि जिसका पति परदेश जाने को हो और वो उसकी कल्पना से ही दुखी हो, उसको बोल देते हैं प्रवत्स्यत पतिका। वो हो गया प्रवत्स्यत पतिका। जबकि यहां पर जो पति के परदेश में है अगर और उसके कारण दुखी हो तो उसको बोलते हैं वियोगिनी या विरहिणी। आगे देखते हैं विरह में जलने वाली स्त्री। विरह में जलने वाली स्त्री, इसको बोल देते हैं विरह विदग्धा। दग्धा मतलब आपको पता है जलने से रिलेटेड होता है, और विरह में, तो विरह में या वियोग में जो जल रही है स्त्री उसको बोलते हैं विरह विदग्धा। यानी विरह से बहुत ज्यादा जो दुखी है उसको बोल देंगे विरह विदग्धा। आगे देखते हैं
जिसका पति रात में दूसरी स्त्री के पास रहकर सुबह आया हो, इसको बोलते हैं खंडिता। मतलब कहीं ना कहीं ट्रस्ट खंडित होना उससे बन जाएगा, और स्त्री है तो खंडिता। तो इस प्रकार का ये आपका वर्ड हो जाएगा एक वाक्यांश के लिए एक शब्द। उसके बाद आगे चलें, इसमें आगे चलेंगे तो देखिए ये इधर आ रहा है एक, इधर में देखिए कुछ शब्द हैं, इनको भी कंप्लीट कर लेते हैं। बहुत थोड़े लेकर चलेंगे, लेकिन कम से कम इतने हो कि हम लोग का सिलेबस भी समय से हो सके 4 से 5 बार रिवाइज। चलिए अगला वर्ड है हमारा आगे की सोचने वाला। जो आगे की सोचने वाला है उसको बोलते हैं अग्र सोची। अग्र का मतलब आपको पता है आगे, और सोची मतलब सोचने वाला। तो अग्र सोची का मतलब आगे की सोचने वाला, फ्यूचरिस्टिक होना, आगे चलने वाला। अग्र और चलने वाला हो जाता है गामी, गमन करने वाला। तो गमन करने वाला को गामी बोल देते हैं। अग्र मतलब आगे, तो आगे चलने वाला हो जाता है अग्रगामी। उसके बाद देखिए जो बुरा या अहितकर है, जो बुरा है या अहितकर है, अहितकर मतलब हितकारी नहीं है यानी लाभदायक नहीं है, उसको बोलते हैं अपथ्य। अपथ्य ये एक बहुत अजीब सा वर्ड है जिसको आपको अलग से याद करना है। अपथ्य का मतलब क्या होता है? तो जो बुरा है या अहितकर है हमारे लिए। आगे एक आता है समुद्र की आग। समुद्र की आग, समुद्र होता है बड़वा, समुद्र का मतलब बोलते हैं बड़वा, और समुद्र की आग को बोलते हैं बड़वानल। ठीक है, बड़वानल आपको पता है अनल वर्ड जो है, अनल का मतलब, अनल का पर्यायवाची होता है आग। आग का आपने पढ़ा होगा, अग्नि, अनल, पावक, दहन, ये सब। तो उसमें अनल जो शब्द है वो आग से संबंधित है, और बड़वा का मतलब समुद्र। तो उस प्रकार से बड़वानल हो जाता है समुद्र की आग। वहीं अगर एक शब्द देखें दावानल, दावानल, तो दावानल हो जाता है जंगल की आग। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका इस प्रकार से समुद्र की आग, बड़वानल। तैरने या पार करने का इच्छुक। अब देखिए फिर से वैसा ही शब्द आ गया। तैरने की इच्छा बोलते हैं तितीर्षा। छोटा ती, बड़ा ती, सा, उसमें ऊपर मात्रा। तितीर्षा मतलब होता है तैरने की इच्छा, और तैरने का जो इच्छुक हो उसमें ऊपर ये नीचे आप ऊ की मात्रा लगा दें, जहां पर भी इच्छुक से रिलेटेड आ जाएगा। जिज्ञासु, जिजीवसु, जिगीषु, तितीर्षु, मुमुक्षु, मुमूर्षु, इस प्रकार के शब्दों में जहां पे भी ऊ नीचे आ जा रहा है, ऊ की मात्रा आ जा रही है, उसका मतलब इच्छुक से रिलेटेड हो गया। ठीक है, कि वो इच्छा करने वाला जो भी है। आगे देखेंगे तैर कर पार करने वाला। जो तैर कर पार कराने वाला है, देखिए कराने वाला है, उसको बोलते हैं तारक। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तो उसमें जो तारक मेहता होते हैं वो हमेशा जेठालाल को किसी ना किसी परेशानी से बाहर निकालते हैं, तो तैरा के बाहर निकालते हैं। तो तैर कर जो पार करा दे मुसीबत से, इसीलिए जेठा भाई उसको फायर ब्रिगेड भी बोलते रहते हैं। तो तारक का मतलब हो गया तैर कर पार कराने वाला। आगे देखेंगे वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया हो। ऐसी कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दे दिया गया है तो उसको बोलते हैं वाग्दत्ता। वाग वचन, वाग का मतलब हो गया वचन, और दत्ता का मतलब दिया जा चुका है। तो वाग्दत्ता, ऐसी कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया हो, वाग्दत्ता। आगे देखेंगे मौन या वचनबद्ध। अगर कोई मौन है, वचनबद्ध है, तो उसको बोलते हैं वाग्बद्ध। वाग का मतलब वचन, और बद्ध का मतलब बंधी हुई या बंधा हुआ, तो उससे हो जाएगा मौन या वचनबद्ध होना, तो वाग्बद्ध। फिर है वाक चतुर। वाक चतुर का मतलब होता है कि कोई यदि बात करने में बहुत एक्सपर्ट है, चतुर है, चालाक है, उसको बोल देते हैं वाग विदग्ध। वाग विदग्ध, वाक का मतलब बोलने में, और विदग्ध, तो वाग विदग्ध हो जाएगा वाक चतुर। वाक चतुर। और वाक चातुर्य अगर आया है कि मतलब ऐसी चतुरता को क्या बोलते हैं, वो हो जाएगा वाग विदग्धता। लेकिन इससे मिलता जुलता एक शब्द अभी हम लोग पढ़े हैं, वो है विरह विदग्धता। विरह विदग्धता जो शब्द हम लोग पढ़े थे, उसका मतलब होता है कि कोई यदि विरह में बहुत ज्यादा जलने वाली स्त्री है, उसको बोल देते हैं विरह विदग्धा। आगे बढ़ते हैं, मदिरा पीने का प्याला। आहा,
तो मदिरा पीने का प्याला जो है इसको बोलते हैं चषक, मतलब जिसमें मदिरा पी जाती है। जैसा कि हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि मृद भावों के अंगूरों की आज बना लाया हाला, प्रियतम अपने ही हाथों से तुझे पिलाऊंगा प्याला, पहले भोग लगा लूं तेरा फिर प्रसाद जग पाएगा, सबसे पहले तेरा स्वागत करती मेरी मधुशाला। तो ये जो हाला वर्ड वो प्रयोग करते हैं उसका एक सेंस चषक से भी होता है। तो चषक का मतलब मदिरा पीने का प्याला। उसके बाद जो स्त्री के वशीभूत है, मतलब स्त्री के ही वश में है, उसको बोलते हैं स्त्रैण। स्त्रैण यानी स्त्रैण यानी स्त्री के ही वश में है, उसको बोल देंगे स्त्रैण। ठीक है। पक्ष की पहली तिथि, पक्ष की पहली तिथि मतलब पक्ष मतलब 15 दिन। पाक्षिक होता है ना, पाक्षिक मैगजीन है, तो मतलब जो फोर्टनाइटली जो मैगजीन रिलीज होते हैं उनको बोल देते हैं पाक्षिक मैगजीन। और पक्ष की पहली तिथि यानी 15-15 दिन के हमारे यहाँ 2 पक्ष होते हैं महीने में, एक शुक्ल पक्ष एक कृष्ण पक्ष। तो जो शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष, इसका जो पक्ष की पहली तिथि होती है उसको बोल देते हैं प्रतिपदा। प्रतिपदा जिसको परेवा भी बोल दिया जाता है, तो वो प्रतिपदा हो गया। ठीक है। पक्ष की पहली तिथि प्रतिपदा। मास की 30वीं या शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि उसको बोल देते हैं पूर्णिमा। आप देखिए, पहले कृष्ण पक्ष फिर शुक्ल पक्ष, और शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि यानी जो मास की 30वीं तिथि होगी उसको बोल देते हैं पूर्णिमा। ठीक है, पूर्णिमा, ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए कनिष्ठिका और मध्यमा, इन दोनों के बीच की उंगली, यानी मध्यमा और कनिष्ठिका के बीच की उंगली, ये वाली जो जिसको हम लोग रिंग फिंगर बोलते हैं, वो हो जाएगी अनामिका। ठीक है, अनामिका। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली, तो उसको बोलते हैं अनामिका। पीछे पीछे चलने वाला, जो पीछे पीछे चल रहा हो, अनुचर। अनुचर, चर का मतलब होता है चलने वाला, अनु का मतलब पीछे पीछे, फॉलो करना, फॉलो के सेंस में हो जाता है अनु। तो अनुचर हो जाएगा पीछे पीछे चलने वाला या पीछे पीछे गमन करने वाला। गामी का मतलब गमन करने वाला, तो पीछे पीछे चलने वाला है, पीछे पीछे गमन करने वाला, इसको बोल देंगे अनुचर या अनुगामी। फिर है थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला, जो बहुत नपा तुला बहुत फिक्स डाइट लेता हो उसको बोलते हैं नपा तुला भोजन करने वाला, यानी मित आहारी, मिताहारी। मित मतलब बहुत सीमित, और मित सीमित से बन गया, और आहारी मतलब आहार लेने वाला, तो मिताहारी हो जाएगा कि थोड़ा नपा तुला ही भोजन करने वाला, मिताहारी। उसके बाद है जिसके हृदय पर आघात हुआ हो। जिसके हृदय पर आघात हुआ उसको बोलते हैं मर्माहत। जिसका मर्म आहत हुआ है, जिसके हृदय पर आघात हुआ है, उसको बोलते हैं मर्माहत, मर्माहत। फिर है झगड़ा लगाने वाला। झगड़ा लगाने वाला को आपसे पहले भी डिस्कस हुआ था, ये वर्ड नारद बोलते हैं। झगड़ा लगाने वाला नारद। ठीक है, जो जगह जगह जाकर एक दूसरे की बात इधर से उधर करते थे, ऐसा एक उनकी हम लोग को छवि देखने को मिलती थी जो पहले के समय में सीरियल्स आते थे आपके, तो नारद बोलते हैं उनको। उसके बाद रहस्य बताने वाला, रहस्य बताने वाले को बोलते हैं विभीषण। ये सब देखिए मुहावरे से बने हैं। ये वाक्यांश के लिए एक शब्द ऐसे हैं जो कि मुहावरे से व्युत्पन्न हुए हैं, और इसी प्रकार से ये जो विभीषण है, ये भले ही संज्ञा हो, लेकिन एक समय के बाद ये अपने आप में एक विशेषता बन गई। एक मतलब संज्ञा के रूप में ये जो है जातिवाचक संज्ञा बन गई। व्यक्तिवाचक संज्ञा से लेकर जातिवाचक संज्ञा अब ये बन गई है। विभीषण अब एक नाम ही ना होकर के, एक कैरेक्टर ही ना होकर के, बल्कि हर रहस्य बताने वाले को कह दिया जाता है ये विभीषण है। ठीक है, कि एक तरह से आप समझ लीजिए कि जो भेद बतला दे। जैसा कि आपको पता है कि जो राम रावण का युद्ध हुआ था उसमें बड़ी भूमिका थी इनके रहस्य की। आगे देखेंगे चाल चलने वाला। ये आपको बताया जा चुका है क्या रहस्य था, क्या चीज। चाल चलने वाला उसको बोलते हैं शकुनी। जब भी कोई चाल चलता है, कोई ऐसा षड्यंत्र रचता है, तो उसको बोल देते हैं शकुनी। आज भी जब भी ऐसा होता है तो यह भी एक व्यक्तिवाचक से जातिवाचक संज्ञा बन गई है, तो शकुनी बोल देते हैं। महल का भीतरी भाग,
महल का जो भीतरी भाग होता है उसको बोलते हैं अंतःपुर। अंतःपुर, तो महल का भीतरी भाग हो गया अंतःपुर। अंतःपुर। वीर बहु, जो बहु वीर है, वीर बहुर को बोल देते हैं वीर बहुरी, नाम से स्पष्ट है वीर बहुरी। वीर पुत्र को जन्म देने वाली, वीर पुत्र को जो जन्म दे तो वीर को प्रसू, प्रसू मतलब जन्म देना, तो जन्म देने वाली, तो वीर प्रसू मतलब वीर पुत्र को जो जन्म दे उसको बोलते हैं वीर प्रसू। शूरवीर किंतु अभिमानी नायक, शूरवीर लेकिन घमंडी हो थोड़ा, मतलब योग्य हो लेकिन घमंडी हो, तो उसको बोल देते हैं धीरोद्धत। धीरोद्धत, ठीक है। और वही शूरवीर किंतु उदार नायक, अगर ये आए तो उसका मतलब होता है धीरोदात्त नायक। तो यानी शूरवीर किंतु उदात्त। उदात्त का मतलब हमने आपको बताया सबलाइम, या जो एक महानता वाली कैटेगरी होती है वो होता है, तो धीरोदात्त नायक बोलते हैं। वो धीर और उदात्त इससे मिलता जुलता है कि धीर का मतलब धैर्य और उदात्त का जिसमें होता है तो उसको बोल देते हैं धीरोदात्त। धीरोदात्त। और वहीं अगर ये धीरोद्धत हो रहा है तो मतलब उसमें अभिमानी नायक है, थोड़ा घमंडी नायक है। वो वीर तो है परंतु घमंडी है, तो ऐसे नायक को बोल देते हैं धीरोद्धत। उसके बाद देखिए यात्रा में उपभोग हेतु खाद्य सामग्री, ऐसी खाद्य सामग्री जो यात्रा में ले जाई जाती है उपभोग करने के लिए, उसको बोल देते हैं पाथेय। मतलब पथ के लिए, पथ के लिए तो उसको बोल देते हैं पाथेय, यानी यात्रा में उपभोग हेतु ले जाई जाने वाली खाद्य सामग्री। आधी रात का समय, आधी रात का समय होता है निशीथ। कई कई बार आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है कि आधी रात के समय को क्या बोलते हैं, तो निशीथ। निशीथ, ठीक है, निशा से बन गया निशीथ, ये आपको याद रखना है। जिसके पास कुछ भी ना हो, जिसके पास कुछ भी ना हो, गरीब दरिद्र टाइप जो हो, उसको बोलते हैं अकिंचन। अकिंचन, ठीक है, कुछ भी नहीं है अकिंचन, ठीक है, किंचित भी ना हो जिसके पास, तो उसके मतलब अकिंचन। जिसे प्राप्त ना किया जा सके, जो लभ्य ना हो, लभ्य ना हो या जिसे प्राप्त ना किया जा सके उसे बोलते हैं अलभ्य। अलभ्य, जिसे प्राप्त ना किया जा सके उसे बोलते हैं अलभ्य। तो आज की अपनी इस क्लास में हम लोगों ने देखा कि जो सबसे महत्वपूर्ण अनेक शब्दों के लिए एक शब्द थे उनको हम लोगों ने आज डिस्कस किया। इसी क्रम में हम लोग और भी अपने कई सारे शब्दों को डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग जो पूछे गए शब्द हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं, जो बार बार पूछे जाते हैं अलग अलग परीक्षाओं में। इसके बाद हम लोग कुछ ऐसे भी शब्द उठाएंगे जो यत्र तत्र आपकी कई सारी किताबों में दिए हैं, उन किताबों से उठा करके उनको भी हम लोग ऐसे ही क्लास में डिस्कस करते हुए चलेंगे और इस प्रकार से हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।